नमस्कार। एंशंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संगम काल की। तीनों संगम कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे, उनके अध्यक्ष कौन थे और संगम काल के दौरान जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी उनके रचयिता कौन थे, इन सब की बात हमने की थी। साथ ही संगम युग के राजवंशों और उनकी उपलब्धियों की चर्चा भी की थी। तो आज हम जानेंगे कि संगम काल में प्रशासन कैसा था, साथ ही सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। संगम काल का प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत होता था। समस्त अधिकार राजा में निहित होते थे। इन्हें मन्नम, वंदन, कारवेन आदि उपाधियां दी जाती थी। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। राजा प्रतिदिन अपनी राजसभा, जिसे नलवे कहा जाता था, में प्रजा की कठिनाइयों को सुनते थे। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय मनरम होता था, जिसका मुख्य न्यायाधीश स्वयं राजा होते थे। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राज्याभिषेक का प्रचलन नहीं था, पर राजा के गद्दी पर बैठने के समय उत्सव का आयोजन होता था। राजा की सहायता के लिए अधिकारियों का एक विस्तृत निकाय था, जिन्हें 5 परिषदों में बांटा गया था। इन्हें पंचवारम या पंच महासभा भी कहा जाता था। पहला मंत्री, जिन्हें अमाइचर कहा जाता था। दूसरा पुरोहित, जिन्हें अंथनार कहा जाता था। तीसरा है दूत, थूथर या दुत्तार भी कहते थे इन्हें। ये विदेशी विभाग से संबंधित थे। सैन्य प्रमुख सेनापति होते थे, जिन्हें एनाडी की उपाधि से विभूषित किया जाता था, और जासूस, जिन्हें ओर्रार कहते थे। तो ये परिषद प्रशासन में राजा की सहायता तो करते ही थे, साथ ही राजा की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाते थे। इस परिषद के सदस्य आम जनता के प्रतिनिधि, पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य एवं मंत्रीगण होते थे। सैन्य प्रशासन कुशलतापूर्वक संगठित था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राजाओं के पास चतुरंगिनी सेना, रथ, हाथी, अश्वारोही और पैदल सैनिक होते थे। नगाड़ा बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था और जल घड़ी द्वारा सूचना दी जाती थी। सेना की अग्र टुकड़ी को तूशी तथा पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में वेल्लाल भर्ती किए जाते थे। वेल्लाल धनी किसानों को कहा जाता था। युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए सैनिकों की याद में प्रस्तर की मूर्तियां बनाई जाती थी और शिलापट्ट भी लगाए जाते थे। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगमकालीन राजाओं का मुख्य आदर्श होता था दिग्विजय प्राप्त करना, प्रजा का संतान की तरह पोषण करना और पक्षपात रहित होकर शासन संभालना। राजा कवियों, विद्वानों और विभिन्न कलाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देते थे। दरबार में कवियों एवं विद्वानों का स्थान सम्मानजनक होता था। कभी कभी कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु दान भी देते थे, जैसे कि राजा करिकाल ने पट्टिनपाले को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। राजकीय आय के प्रमुख स्रोत कृषि व व्यापार थे। तमिल प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। कावेरी डेल्टा बहुत उपजाऊ था। भूमि कर संभवतः उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था, जिसे करय कहते थे। कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तौला जाता था। संभवतः यह बड़ा माप था। छोटे माप के रूप में नाली, उलाके और अलाक प्रचलित थे। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी ली जाती थी, जिससे राज्य को भारी आय होती थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को, जिसे मंडलम कहा जाता था, को नाडु में तथा नाडु को उर में विभाजित किया गया था। समुद्र तटीय कस्बे को पत्तीनाम, बड़े गांव को पेरूर, छोटे गांव को सिरूर तथा पुराने गांव को मुडूर कहा जाता था। अब बात करते हैं संगम काल के सामाजिक जीवन के बारे में। संगमकालीन समाज 5 वर्गों में विभाजित था। अंडनार, जो कि ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग थे। अरसर, जो कि शासक वर्ग थे। वेनिगर, व्यापारी वर्ग। वेल्लाल, धनी किसान। और वेल्लार, मजदूर कृषक वर्ग।
इस काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था और व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था। ज्यादातर भूमि के स्वामी वेल्लाल जाति ही होते थे, जो धनी कृषक वर्ग था। शासक वर्ग भी इसी जाति से निकलते थे। वेल्लाल के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था तथा खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहा जाता था। संगम काल में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, कलावू एवं कारपू। माता पिता के अनुमति के बिना जो विवाह होते थे कलावू विवाह कहलाते थे और कारपू विवाह परिवार की सहमति से होते थे। इस काल में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, परंतु संपन्न वर्ग के लोग एक से अधिक विवाह भी करते थे। अंतरजातीय विवाह तथा प्रेम विवाह का भी प्रचलन था। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। स्त्रियों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी। इनकी भी स्थिति उत्तर भारत के समाज के स्त्रियों के समान ही थी। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियों ने अपने को सफल कवियत्री के रूप में स्थापित किया था, जैसे कि ओवैयर एवं नच्चेलिमर। इसका तात्पर्य है कि उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि निम्न वर्ग की स्त्रियां ज्यादातर खेतों में काम करती थीं। वैसे संगम काल में शिक्षा का समुचित प्रचलन था। साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को कन्न कक्काटम तथा विद्यार्थियों को पिल्ले कहा जाता था। समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। वे स्वेच्छा से सती होना ज्यादा आसान समझती थीं, बजाय इसके कि वे जीवित रहकर विधवा जिंदगी के दुख उठाएं। तो अपनी इच्छा से सती होने का प्रचलन संगम काल में था। समाज में गणिकाओं एवं नर्तकियों के रूप में परातियर एवं कणिगैचर का उल्लेख मिलता है। गायक और नर्तकों को पार और विडेलियर कहा जाता था। कविता पाठ, गायन वादन, नृत्य, नाटक आदि मनोरंजन के साधन थे। याल नामक किसी वाद्य यंत्र का भी उल्लेख मिलता है जो तार युक्त होता था। शिकार करना, कुश्ती लड़ना, पासा खेलना भी मनोरंजन के साधन थे। चित्रकला, मूर्तिकला का भी विकास हो गया था। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। संगम काल में जीविका का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। इस काल में गन्ना, रागी, चावल एवं कपास का उत्पादन किया जाता था। इस समय नदियों, तालाबों, नहरों और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी। संगम काल के व्यापार के विषय में विस्तृत जानकारी पहली सदी में किसी अज्ञात नाविक द्वारा लिखी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलती है। कपड़ा बुनना उस काल का प्रमुख उद्योग था। इसके अलावा इस काल में रस्सी बांटने, हाथी दांत की वस्तुएं बनाने, सोने के आभूषण बनाने तथा समुद्र से मोती निकालने का कार्य भी होता था। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई भी महत्वपूर्ण उद्योग थे। उरैयर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजारों को अवनम कहते थे। तोंडी, मुशीरी तथा पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। इस काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। अरिकामेडु से रोमन राजाओं की मुहरें भी मिली हैं। पेरिप्लस ने अरिकामेडु को पोडुका कहा है। काली मिर्च, मसाला, हाथी दांत, रेशम तथा सूती वस्त्र, मोती और मलमल का निर्यात किया जाता था। आयातित वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, शीशा, टीन, तांबा व शराब थे। पुहार एक महानगर था जहां विभिन्न देशों के लोग रहा करते थे। मदुरई तथा पुहार प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों व चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। पेरिप्लस में संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है, जो सिंध नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। और अब बात करते हैं संगम काल के धार्मिक जीवन के बारे में। संगम साहित्य से पता चलता है
कि इस काल में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हो चुका था। वैदिक धर्म का समाज में प्रचार प्रसार था। इस काल में ब्राह्मणों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यज्ञों का आयोजन होता था तथा धार्मिक कार्यों का संपादन ब्राह्मण ही किया करते थे। यहाँ भगवान शिव, विष्णु, इंद्र, कृष्ण आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता मुरुगन थे, जिन्हें बाद में सुब्रह्मण्यम स्वामी कहा गया। कार्तिकेय भगवान, जो माता पार्वती तथा भगवान शिव के पुत्र थे, इनसे ही मुरुगन देवता का एकीकरण किया गया। इन्हें ही स्कंद तथा कुमार भी कहा गया है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा, कुक्कुट को माना गया है और कहा जाता है कि उसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है। मुरुगन का एक अन्य नाम वेलन भी है, जिसका संबंध वेल अर्थात भाला बर्छा जैसा अस्त्र है, जिसे मुरुगन भगवान धारण करते हैं। किसान लोग इंद्र की पूजा करते थे। पुहार में इंद्र के सम्मान में वार्षिक उत्सव मनाए जाने का विवरण मिलता है। संगम युग में वीर पूजा तथा सती पूजा का भी प्रचलन था। मणिमेखले में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार का भी वर्णन मिलता है। शिल्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का विवरण मिलता है। और अब बात करते हैं संगम काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार सोपारा, बारबैरिकम और मुजरिस ये बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर थे। संगम युग में रोमन व्यापार का केंद्र अरिका मेडू था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का द्योतक है। नाना देशी नामक संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। इस काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अरिका मेडू बंदरगाह रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। विधवा विवाह, सती प्रथा एवं पुनर्विवाह ये तीनों सामाजिक व्यवस्था संगम काल में प्रचलित थी। तयोमवर या तायु मानवर की सितार कविता प्रसिद्ध थी, क्योंकि ये रचनाएं जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। तमिल ग्रंथों के अनुसार वेल्लार बड़े भूमि स्वामी होते थे। संगम प्रशासन में राज्य को मंडलम कहा जाता था। संगम साहित्य में कोण एवं मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। महाकाव्य शिल्पाधिकारम कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल तमिल भाषा में है। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कंबन थे। तमिल भाषा में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक पेरू देवनार थे। तोल्कापियम ग्रंथ तमिल व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। तीनों संगम कुल 9,950 वर्षों तक चले थे। तिरुकुरल ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है। तमिल गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। संगम युग में उरैयर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। इसका उल्लेख मामूल नार ने किया है। स्ट्रैबो के अनुसार पांड्य शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तिरुवल्लुवर की रचना है तिरुकुरल, जिसे कुरल या मुप्पाल भी कहा जाता है, और इस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। कुरल को ही तमिल वेद और लघु वेद की संज्ञा भी दी गई है। तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है और मणिमेखलाई को ओडिसी कहा जाता है। पुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल ने की थी। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेटता है, उतना जमीन 7 लोगों का पेट भर सकती है।
गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ने वाले वीरगति प्राप्त लोगों के सम्मान में वीर प्रस्तर लगाया जाता था, जिसे वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी संगम काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।